तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दुनिया में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं, लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में, और अभी जो सोनम और राजा रघुवंशी जिसकी कहानी अभी पुरानी भी नहीं हुई, जहन से गई भी नहीं है, इन दोनों कहानियों में कितनी सिमिलरिटी है, कितना इत्तेफाक है, मैं खुद हैरान हूँ, दंग हूँ। इंदौर की सोनम और इंदौर का राजा रघुवंशी, बस यहाँ जगह अलग है। ये जगह है तेलंगाना का कुरनूल इलाका, और कुरनूल के ऐश्वर्या और तेजेश्वर। राजा रघुवंशी और सोनम का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में, और कुरनूल की ऐश्वर्या और तेजेश्वर का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में। राजा और सोनम की शादी तय होती है 11 मई के लिए। तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी तय होती है 18 मई के लिए। राजा की लाश मिलती है 2 जून को, और तेजेश्वर की लाश मिलती है 17 जून को। तो आप महीना देखें, तारीख देखें, शादी, रिश्ता, मौत, कितनी सारी सिमिलरिटी। और सबसे बड़ी वजह ये कि जो मोटिव है वो भी लगभग सेम। बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगभग एकदम इत्तेफाक है कि एक ही जैसी है। शादी के बाद सोनम राजा से दूर दूर रहती और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से फ़ोन पर घंटों बात करती। यहाँ सेम ऐश्वर्या के साथ शादी हो गई, लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया तो पता लगा 2000 कॉल तो उसने शादी के बाद सिर्फ अपने चाहने वाले को किया, मतलब राज को। तो कितनी सिमिलरिटी। बस इस पूरी कहानी में सिर्फ एक फ़र्क है, वो आगे बताऊंगा। आज की जो कहानी है, जो सोनम और राजा की कहानी को याद दिलाती है, कहानी तेलंगाना के कुरनूल की है। कुरनूल में एक नौजवान रहा करता जिसका नाम तेजेश्वर। तेजेश्वर एक सरकारी नौकर जो लैंड को नापते हैं, मापते हैं, उसके लिए काम किया करता था। शादी की उम्र हो गई, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया, और उसी कुरनूल में रहती थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के माँ बाप भी रिश्ता देख रहे थे। इधर उधर गांव वालों और बिरादरी के जरिए दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं, और फिर रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में। फरवरी में रिश्ता तय होता है। इसके बाद पंडित जी को कहा जाता है मुहूर्त निकालिए। अब मुहूर्त जो निकलता है वो है 18 मई का। अब सब कुछ शादी, सब कुछ फिक्स, लेकिन अचानक एक अजीब चीज़ होती है। 18 मई की शादी थी, और 13 मई को ऐश्वर्या घर से गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि ऐश्वर्या कहाँ गई, और 5 दिन के बाद शादी है। अब घर वाले परेशान कि भाई ऐश्वर्या कहाँ गई। पूरे घर शादी का माहौल, तैयारी चल रही, रिश्तेदार आने शुरू हो गए, और ऐश्वर्या का पता नहीं। अब गांव में बातें होने लगी कि ऐश्वर्या कहाँ गई, क्या शादी करना नहीं चाहती, उसके ज़िंदगी में कोई और है, क्या बात है, या कुछ दहेज का इशू है, शादी टूट गई है। जितनी मुँह उतनी बातें चल रही हैं, और ऐश्वर्या का कुछ पता नहीं। घर वाले भी परेशान कि दुल्हन जो है वो गायब है। बात ससुराल तक पहुंची। अब ये हुआ क्या करें, कार्ड भी छप चुका है, शादी को पोस्टपोन करें, क्या करें। 13 मई को वो गायब थी। 13, 14, 15, 16 मई को अचानक ऐश्वर्या अपने घर पर टपक पड़ती है। जब वो आती है, घर वाले सांस लेते हैं कि चलो बेटी लौट आई। मोहल्ले, घर वालों को, सबको, बाकी को पता चलता है। तब पूछताछ होती, भैया तुम कहाँ गए, क्या परेशानी थी। तब ऐश्वर्या अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताती है कि असल में मेरे माँ बाप परेशान थे, और हमारी शादी जो हो रही थी जिस लड़के से, उन्होंने कुछ दहेज वहेज मांग ली। कहाँ इतना दहेज देते, इस वजह से मुझे लगा इस शादी को छोड़ दें, तोड़ दें, और मैं परेशान होकर चली गई। लेकिन फिर मैंने तेजेश्वर से बात की और सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं शादी करूँगी। उधर लड़के वाले तक भी खबर थी, वो भी आए कि भाई दुल्हन लौट आई है। तो उन्होंने उससे ही पूछताछ की। तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी से पहले मुलाकात हुई। उसने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। उसने कहा नहीं, मुझसे गलती हो गई, और मैं तुमसे ही शादी करूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। तो अब दोनों तरफ से फिर से परिवार एक हो गए। 18 मई की शादी तय थी। 18 मई को शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। 18 मई को शादी हुई। अब विदा होकर ऐश्वर्या अपने ससुराल पहुंच गई, तेजेश्वर के पास।
अब तेजेश्वर के पास पहुंचती है, फिर 1-2 दिन के लिए वापस लौटती है मायके, फिर चली जाती है ससुराल। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा, तेजेश्वर को अपनी बीवी ऐश्वर्या की मतलब जो हाव भाव हैं बड़े अजीब लगते हैं। वो उससे बात नहीं करती, कतराती है, उससे दूर दूर रहती है और हर वक्त फ़ोन पर रहती है। तेजेश्वर को लगा ये क्या बात है। वो देखती दिन घंटों घंटों किसी से फ़ोन पर बात करती। तेजेश्वर ने अपने माँ बाप से भी शिकायत की। सेम राधा रघुवंशी ने भी की थी कि मुझसे बात नहीं करती, सोनम फ़ोन पर लगी रहती है। माँ बाप ने भी वैसे ही समझाया जैसे सोनम के केस में समझाया। नया नया माहौल है, नई जगह आई है, थोड़े दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, तो बेटा कोई बात नहीं। तेजेश्वर भी सब्र करके रह गया, चलो धीरे धीरे बदलेगा तो ये भी बदल जाएगी। अब वक्त बीतने लगा, लेकिन ऐश्वर्या तेजेश्वर के करीब नहीं गई, बल्कि वो अपना वक्त फ़ोन के साथ ही बिताती रहती। 18 मई की शादी हुई, अब लगभग महीना होने वाला है। 17 जून की तारीख आ गई। अब 17 जून की जो तारीख आई, उससे पहले आपको याद है कि 2 जून के बाद 3 जून को पूरे देश में सोनम और राजा की कहानी फैल चुकी थी, क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश मेघालय से बरामद हो चुकी थी। और एक शादी के इतने कम वक्त के बाद एक दुल्हन ने अपने दूल्हे को मार डाला, ये खबर हर एक को बेचैन कर रहा था। तो ये खबर पूरे देश में थी, हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया, साउथ में भी थी। तो ये उस वक्त की कहानी है जब राजा के कत्ल की कहानी और सोनम की बेवफाई की कहानी मीडिया, सोशल मीडिया में तैर रही है, अखबारों में हेडलाइन है। और सेम उसी वक्त ये दूसरी कहानी चल रही है, ऐश्वर्या की और तेजेश्वर की। अब शादी को लगभग महीना होने वाला है, अभी भी ऐश्वर्या अपने पति तेजेश्वर के करीब नहीं गई, अभी भी वो बदली नहीं। पति परेशान, पता नहीं ऐश्वर्या को क्या हो गया, मेरे साथ खुश नहीं है। इसी दौरान 17 जून की तारीख आती है। 17 जून को तेजेश्वर के पास एक फ़ोन आता है। कहा जाता है कि एक ज़मीन की नपैया, यानी वही लैंड का वो करता था चूँकि, तो मापने के लिए आपको कहीं चलना है। कुछ लोग आते हैं एक गाड़ी लेकर, तेजेश्वर अक्सर ऐसे जाया करता था, वो उनके साथ बैठ जाता है, चला जाता है घर से निकल कर। ये बात है 17 जून की। उस दिन जो तेजेश्वर घर से गया उस गाड़ी में बैठकर, उसके बाद फिर घर नहीं लौटा। अब पूरा 17 जून बीत गया, घर वाले परेशान, कभी ऐसा हुआ नहीं। रात बीती, वो लौटा नहीं, मोबाइल बंद। इधर उधर परेशान होने के बाद 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं कुरनूल में, और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश कर रही है। इधर 17 जून की रात को ही कुरनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर कुछ लोगों को एक सुनसान जगह पर एक लाश मिलती है। वो फ़ौरन नज़दीकी पुलिस को खबर करते हैं। लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश बरामद करती है और मोर्चरी में भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए, और केस दर्ज कर लेती है। क्योंकि लाश पे चाकुओं के निशान थे, तो उससे देख कर साफ लग रहा था कि कत्ल है। तब लाश को भेज दिया गया और लोकल पुलिस तफ्तीश कर रही है। इधर अगले दिन 18 तारीख को, 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। अब लिखने के बाद 18 जून को पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करती है कि कोई गुमशुदगी, कोई लाश, कोई ऐसी चीज़ मिली लावारिस। तभी वो उस पुलिस स्टेशन से जब वो पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ साहब, एक लाश मिली है कल। और पुलिस के कान खड़े होते हैं कि 17 जून को ही वो गायब हुआ, 17 जून को ही लाश मिली। पुलिस की टीम फ़ौरन उस थाने में पहुंचती है, फिर वहाँ से मोर्चरी में। जो हुलिया बताया था तेजेश्वर के घर वालों ने, और जो कपड़े, इत्तेफाक से लाश ने वही कपड़े पहने थे। अब पुलिस की टीम फ़ौरन तेजेश्वर के घर वालों को बुलाती है। तेजेश्वर के घर वाले आते हैं, लाश देखते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि वो लाश तेजेश्वर की ही थी। अब एक मिसिंग रिपोर्ट एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। अब पुलिस तफ्तीश करती है, पता करती है। चूँकि उसका काम ऐसा था ज़मीन मापने का सरकारी, तो कई लोग उसमें कहते थे थोड़ी बेईमानी करो, तो कई दुश्मन भी थे। घर वालों ने कहा कई बार इस तरह की चीज़ें हुई, धमकी हुई, लेकिन उनके बेटे को इसलिए कोई मारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक एंगल हो सकता है। अब पुलिस उस हिसाब से तफ्तीश करना शुरू करती है। इसी बीच में पुलिस तेजेश्वर के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है, पूरा छान लेती है, कुछ नहीं मिला। इसके बाद घर वालों से पूछती है कोई दुश्मनी, घर वाले भी कहते हैं कुछ नहीं। तभी पुलिस को अचानक पता चलता है कि तेजेश्वर की महीने भर पहले शादी हुई थी। अब चूंकि वो पुलिस मध्य प्रदेश की हो या साउथ इंडिया के किसी स्टेट की हो, राजा और सोनम की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो कुरनूल पुलिस को भी ये कहानी मालूम थी। अब अचानक कुरनूल पुलिस को लगा कि इन दोनों की भी शादी सिर्फ महीने भर पहले हुई, तो कहीं कुछ
सोनम जैसा ही एंगल तो नहीं है। जैसे ही ये ख्याल पुलिस के जहन में आया, पुलिस ने फौरन अब इसके तेजेश्वर के बाद के नंबर जो उनके पास थे उसकी CDR निकालने का फैसला किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस दंग रह गई। उसे देखा कि ने पिछले 1 महीने में, ख़ासतौर पर शादी के बाद जब से वो ससुराल आई है, एक नंबर पर लगातार बात कर रही है और वो बात का ड्यूरेशन काफ़ी है। और सबसे अजीब बात ये थी कि 1 महीने में जब नई एक नवीली दुल्हन ससुराल पहुंची हो, वो अपने माँ बाप भाई बहन की बजाय किसी और शख्स से बात कर रही हो, और वो भी घंटों। इन 1 महीने में, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, एक दिन बाकी था भी, क्योंकि 18 मई को शादी हुई और 17 जून को ही तेजेश्वर गायब हो गया था। 2000 कॉल थे उस नंबर पे, 2000 कॉल, और घंटों में थे। अब पुलिस को डाउट हुआ कि ये क्या बात है कि एक दुल्हन ससुराल में अपने पति और सास ससुर के अलावा किसी और से इतनी लंबी बातें कर रही है। जब उस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि वो नंबर एक शख्स का है जो एक बैंक में एम्प्लॉय है। अब पुलिस ने फिर तेजेश्वर के घर वालों से पूछताछ शुरू की कि शादी कैसे हुई, ऐश्वर्या को आप कितना जानते हैं, शादी के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा। अब घर वाले छोटी छोटी चीज़ें याद करके बताना शुरू करते हैं, और उनके भी दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि वो भी सोनम और राजा की कहानी को जानते थे। उन्होंने कहा, बार बार हमारा बेटा तेजेश्वर कहता था कि जो बहू है बहुत कटी कटी सी रहती है, पास नहीं आती है और घंटों फ़ोन पे ही रहती है। आई तो वो ससुराल विदा होकर, लेकिन कभी ससुराल को अपनाया नहीं, तो हमें भी कुछ शक है। अब वो 2000 कॉल, घंटों बातें, एक बैंक एम्प्लॉई, और शादी के दिन, शादी के अगले दिन, विदाई के दिन, ससुराल पहुंचने के दिन से लेकर लगातार जिस दिन तेजेश्वर गायब हुआ उस दिन भी कई कॉल। पुलिस को शक हुआ। अब पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की। जब उससे पूछताछ खत्म हुई, उसके बाद पुलिस की टीम ऐश्वर्या के घर जाती है। ऐश्वर्या की अब माँ को उठाती है, यानी तेजेश्वर की मदर इन लॉ सास, उन्हें थाने लाती, उनसे पूछताछ करती है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस ऐलान करती है कि तेजेश्वर के कत्ल के इल्ज़ाम में उसने तेजेश्वर की नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या और उसकी माँ यानी तेजेश्वर की सास दोनों को गिरफ्तार किया। अब ये सुनकर हर कोई दंग। सोनम के केस में चलो सोनम ने किया था, बट यहाँ ऐश्वर्या की माँ कैसे कत्ल में शामिल हो सकती है। उधर पुलिस की एक टीम गई उस बैंक एम्प्लॉय को ढूंढने, पर इत्तेफाक से उसे तब तक पता चल चुका था कि ऐश्वर्या और उसकी माँ पुलिस स्टेशन में, वो गायब हो गया। अब पुलिस ने जो उन दोनों से कहानी सुनी, तो उस कहानी को सुनने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो ये थी। वो जो बैंक एम्प्लॉय है, ऐश्वर्या की माँ के साथ असल में उसका अफेयर था, और लंबे वक्त से। धीरे धीरे वक्त बीता, वो दोनों छुप छुप कर मिलते भी थे। अब वक्त बीता तो एक वक्त ऐसा आया, अब जब माँ के साथ साथ उस बैंक एम्प्लॉय का ऐश्वर्या के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। यानी एक साथ वो माँ से भी प्यार कर रहा था और उसकी बेटी से भी। अब ये सिलसिला चलता रहा और सब कुछ बेरोक टोक नॉर्मल, किसी को पता नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब माँ बेटी दोनों को इस बात का पता चल गया कि वो दोनों ही उस लड़के से प्यार करते हैं। फिर भी दोनों ने समझौता किया, खामोश रहे, फिर भी सब ठीक चलता रहा। अब ये आया कि ऐश्वर्या की शादी के लिए समाज, बिरादरी, रिश्तेदारों की तरफ से दबाव था, तो लड़का भी देखना है। फिर ये भी एहसास था कि शादी उस बैंक एम्प्लॉय से तो होगी नहीं, क्योंकि माँ का भी प्रेमी है, बेटी का भी प्रेमी है। शादी के बाद फिर वो दामाद बन जाता है रिश्ते में, तो क्या किया जाए। तो बीच का हल ये निकाला कि चलो ऐश्वर्या की कहीं और शादी कर देते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। माँ बेटी दोनों की मर्जी थी, शादी हो गई। लेकिन शादी से ऐन पहले ऐश्वर्या जो 5 दिन के लिए भागी 13 मई को, उसका ये था कि वो शादी उसी से करेगी, बैंक एम्प्लॉय से। वो उसके पास पहुंची, उसने समझाया कि देखो मैं नहीं कर सकता, और तुम अगर शादी कर लेती हो तो वो आदमी ठीक ठाक है, पैसे वाला है, तो कल को उसके पैसे से भी हम लोग ऐश कर सकते हैं। तो तुम शादी करो, और शादी के बाद हम लोग उसे मार देंगे। मारने के बाद तुम उसकी बेवा होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी की वारिस होगी, जो कैश होंगे वो भी पैसे मिलेंगे, फिर हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चलेगी।
ऐश्वर्या को यह आइडिया पसंद आया। इसी के बाद वो घर लौट आई 16 मई को, शादी से 2 दिन पहले, और 18 मई को उसने शादी कर ली। अब शादी तो हो गई, लेकिन ऐश्वर्या को रहना नहीं था। उसने अपनी माँ से साफ साफ कहा। माँ ने कहा ठीक है। अब वो प्रेमी, जो माँ बेटी का एक ही प्रेमी, उसने माँ को भी यही समझाया। माँ ने कहा ये अच्छी बात है, तो उसको रास्ते से हटाते हैं, पैसे भी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार ये सब दबाव भी नहीं डालेंगे ऐश्वर्या पर फिर कि फिर से शादी करो, क्योंकि वो तब तक विडो हो जाएगी। इसी प्लान के तहत माँ बेटी राजी, शादी हो गई। लेकिन ऐश्वर्या लगातार अपने प्रेमी के ही टच में, पति के करीब जाती नहीं। फिर तारीख आई 17 जून। 17 जून को प्लान हुआ। उस बैंक एम्प्लॉई ने ऐश्वर्या को फ़ोन किया कि आज सुपारी किलर के ज़रिए उससे मारना है। उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को कुछ सुपारी किलर के साथ गाड़ी में भेजा ऐश्वर्या के घर कि एक ज़मीन की माप करनी है, नपाई करनी है। तेजेश्वर इस साजिश से अनजान उस गाड़ी में बैठ गया। वो लोग उसे ले गए 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने गाड़ी के अंदर ही तेज़ धार चाकू से उस पर हमला किया। जैसे राजा रघुवंशी को तेज़ धार हथियार से मारा गया, लेकिन खाई के पास, इसे गाड़ी में। और जब उन्हें यकीन हो गया कि ये मर चुका है, तो रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर उसकी बॉडी फेंक दी। फेंकने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। अब इधर जब मौत के अगले दिन खबर आई, तो ऐश्वर्या की अपनी एक्टिंग शुरू। शादी के महीने भर, एक दिन बाकी था, महीने भर के अंदर विधवा हो गई। लोगों की हमदर्दी, घर वालों की हमदर्दी, और सभी अफसोस कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी कई ऐसे लोग थे जिनके जहन में सोनम और राजा की कहानी चल रही थी, और उसमें एक पुलिस भी थी। और आखिरकार ये सच्चाई सामने आ गई। प्रेमी फरार है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई जगह दबिश डाल रही है। लेकिन कैसे एक केस जो जहन में रहता है वो दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद पहुंचाता है, ये एग्जाम्पल है। और कितनी सिमिलरिटी जो मैंने आपको शुरू में बताई, चाहे वो महीना हो फरवरी का जब रिश्ता तय हुआ, चाहे वो महीना हो शादी का, मई का महीना, 11 मई सोनम की शादी, 18 मई ऐश्वर्या की शादी, 2 जून उसकी मौत, हालांकि कत्ल राजा के 23 मई को हुआ था, लेकिन 2 जून लाश बरामदगी, 17 जून तेजेश्वर का कत्ल, और सब कुछ इसी बीच में जब ये कहानियाँ चल रही हैं हर तरफ, तो इंसान फिर वही वाली बात आ जाती है, घूम फिर कर क्या क्या सोचता है, कैसे बचना है, क्या करना है, शादी के बाद उसे मारना है, फिर उसकी दौलत पर ऐश करना है। लेकिन यहाँ रिश्तों का भी एक वो देखिए कि माँ बेटी को एक ही शख्स से प्यार, और दोनों उसी के साथ रहना चाहते हैं, और ज़माने को पता ना चले इसलिए बेटी की शादी भी करनी है, लेकिन शादी के बाद फिर पति का कत्ल कर वापस भी आना है, और इस रिश्ते को ज़माने से छुपा कर दोनों यूं ही आगे भी कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार किया गया। यानी तेजेश्वर का कत्ल उसकी अपनी पत्नी और उसकी अपनी सास, इन दोनों ने मिलकर कराया। किससे? ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की माँ के प्रेमी की मदद से। रिश्तों के इस जुर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ जब भी इन चीज़ों के बारे में सुनिए, देखिए, सोचिए, फ़ौरन आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अच्छी तरीके से ठोक पीट कर और तब भरोसा कीजिए। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही।